Very good morning to all of you. Today we are going to wind up this Laplace theory of nebula. ठीक है ना? लाप्लास की निहारिका परिकल्पना को आज हम लोग ख़त्म करने वाले हैं। इससे पूर्व कि हम लोग कक्षा शुरू करें, बोर्ड पे आपको कुछ ऐड दिख रहे हैं। ये पतंजलि आईएएस एकेडमी ने टीजीटी के लिए एक विशेष अभियान चला रखा है और संजय सर के नेतृत्व में यह काम हो रहा है। सभी विषयों के लिए कक्षाएं प्रारंभ हो चुकी हैं। देखिए कितने विषय हैं बताइए। मैथ्स है, फिजिक्स है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, बायो है, केमिस्ट्री है, हिंदी है, ज्योग्राफी की कक्षा में तो आप बैठे ही हैं, और फिर इकोनॉमिक्स भी है, कॉमर्स भी है, इंग्लिश भी है। सो इन टोटलिटी वी आर गोइंग टू कवर द टीजीटी। आपको शिक्षक बना के हम रहेंगे और खूब ज़ोर से आप भी पार्टिसिपेट कीजिए, मन से कीजिए। और पतंजलि की ये विशेषता रही है कि वो हमेशा से रिजल्ट के मामले में, देखिए 2013 में कितने रिजल्ट हैं, 1365, 2017 में 6670। इमेजिन कीजिए, सीटेड 10-11 में 18,700 प्लस। सोचिए, टीजीटी 2017 में 4,500 और पीजीटी 2023 में 516 शिक्षक यहाँ से नियुक्त हुए हैं। कुल मिला के हम लोग देखें तो 25 से 30 हज़ार शिक्षकों की नियुक्ति अभी तक पतंजलि आईएएस एकेडमी के माध्यम से हो चुका है। तो इस अभियान का हिस्सा बनिए, अपना भविष्य एकदम संरक्षित और सुरक्षित बनाइए। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं शुरू करता हूँ आज का अध्ययन, और वह है लाप्लास की निहारिका परिकल्पना। कल हम लोग इमैनुअल कैंट किए थे। सो लाप्लास की निहारिका परिकल्पना, लाप्लास की निहारिका परिकल्पना। ठीक है। लाप्लास महोदय कहाँ के भूगोलवेत्ता थे बेटे? बेसिकली ये फिजिसिस्ट भी थे, ये भौतिकविद भी थे और ज्योग्राफर भी थे। तो इनको हम लोग एक मल्टी डायमेंशनल व्यक्ति मानते हैं, बहुआयामी प्रतिभा वाले थे। तो इनके लिए केवल भूगोलवेत्ता बोल देना ठीक नहीं है, तो हम लोग वैज्ञानिक कहते हैं। तो ये कहाँ के वैज्ञानिक थे बेटा? ये फ्रांस के वैज्ञानिक थे। सो ही वाज साइंटिस्ट ऑफ फ्रांस के वैज्ञानिक थे, फ्रांसीसी थे। सो लाप्लास वाज अ फ्रेंच साइंटिस्ट। इन्होंने जो अपनी परिकल्पना दी बेटा, ये 1996 में और 1796 में, सॉरी 1996 में नहीं, 1796 में। सो इनकी परिकल्पना आई थी 1796 में। मैंने आपको 3 डेट याद करने के लिए कहा था, 1749, 1755। ये दोनों की बात हो गई है। यहाँ बफन थे, यहाँ कांट थे, और अब 1796 ये हैं लैप्लास। तो बफन, कांट और ये लैप्लास। ठीक है। तो तीनों को आपको याद रखना है। ये तीनों सिद्धांत कैसे हैं बेटा? दे आर बिलोंग्स टू वन स्टार हाइपोथेसिस, मोनो स्टार हाइपोथेसिस ना, एक तारक सिद्धांत के अंतर्गत ये आता है। फाइन, ओके। तो पहली बात आप बताएंगे, अगर आपको लिखना होगा तो फ्रांसीसी थे,
दूसरी बात बताएंगे, इन्होंने प्रतिपादन किया अपने सिद्धांत का 1996 में। और तीसरी बात जब आपको जाननी होगी कि इन्होंने एक बुक लिखा था, यह सिद्धांत, जो इन्होंने सिद्धांत दिया बेटा, यह सिद्धांत इनकी प्रसिद्ध पुस्तक, यह सिद्धांत इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम था बेटा? यह सिद्धांत इनकी प्रसिद्ध पुस्तक द एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम में प्रकाशित हुआ था। द एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम। ये आपके लिए एमसीक्यू का एक प्रश्न है, इसको थोड़ा ध्यान से याद रखिएगा। पुस्तक में प्रकाशित हुआ था। सो दिस वाज हिज, इंग्लिश वाले विद्यार्थी क्या लिखेंगे इसी बात को? हिज हाइपोथेसिस वाज पब्लिश्ड इन हिज फेमस बुक द एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम। एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम। सो आई सेड दिस इज इम्पॉर्टेंट। ये एक इम्पॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। इनकी किताब का नाम किसमें इसका प्रकाशन हुआ था। तो बात स्पष्ट हो गई, ये आपको बात समझ में आ गई, ठीक है? ओके, चलिए अब इनके सिद्धांत की ओर चलते हैं, देखते हैं कि क्या है। और चौथी बात ये भी आपको याद रखना है कि इनका जो मोनोस्टार हाइपोथेसिस है, ये एक तारक सिद्धांत के साथ चलते हैं। कभी कभी इसको अद्वैतवाद भी कहते हैं और द्वितारक को द्वैतवाद भी कहते हैं, ठीक है ना? सो मोनोथेइस्ट हैं ये, मोनोस्टैटिक वाले हैं। मोनो सिंगल बॉडी से सौर प्रणाली की उत्पत्ति होती है, ये इनका मानना है, ठीक है? तो चलिए अब आते हैं इनकी सिद्धांत पे। सिद्धांत के लिए इन्होंने कुछ संकल्पनाएं की थी ना सिद्धांत से के लिए। तो इनकी क्या क्या मान्यताएं थी बेटा? एजम्पशंस जिसको बोलते हैं, मान्यताएं, एजम्पशंस। एजम्पशंस क्या क्या था? पहला एजम्पशन, इन्होंने माना कि अंतरिक्ष में एक ना बड़ा उष्ण ना एक बड़ा उष्ण एवं गैसीय नेबुला था, पहले से था। उष्ण एवं गैसीय नेबुला, निहारिका की पूर्व उपस्थिति थी। ना there was an existence of hot and gaseous nebula in space. So pre-existing hot and gaseous nebula, this was his first assumption, ठीक है? Second, this nebula was rotating on its axis. ये इस तरह से घूर्णन कर रहा है। So rotating on its axis, the nebula was rotating on its axis. दूसरा हो गया अपने अक्ष पे यह घूर्णन कर रहा
था. सो दिस वाज रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस. फाइन. उसके बाद थर्ड इन्होंने जो एजम्पशन लिया कि ये जो निहारिका है, नेबुला है, उसका जो व्यास है ना बेटा, व्यास किसको बोलते हैं? यहाँ से लगभग ए बी. ए बी इज द डायमीटर. तो निहारिका का व्यास इन्होंने माना, निहारिका का व्यास लगभग सौर्य प्रणाली के विस्तार के बराबर था. ठीक है. व्यास चित्र में आप यहाँ पे लगा सकते हैं कि चित्र में इसे हम लोग किसे दर्शा रहे हैं, यहाँ पे ब्रैकेट में डाल सकते हैं. ए बी लाइन है इन डायग्राम, ए बी लाइन. तो इसका व्यास लगभग किसके बराबर है बेटा? सूर्य के व्यास के बराबर है, सौर प्रणाली के व्यास के बराबर है. तो सौर प्रणाली के व्यास लिख दो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, व्यास के बराबर है. सो द डायमीटर ऑफ nebula was almost equal to the diameter of solar system. Solar system. एक और बात इन्होंने बताई थी बेटा, पांचवी बात. ठीक है. सो फिफ्थ कि समय के साथ इसका तापमान घटता गया. समय के साथ इसका तापमान घटता गया. परिणाम स्वरूप इसका आकार, इसके आकार में संकुचन हुआ. संकुचन हुआ मीन्स आकार क्या हो गया बेटा? साइज, इसका आकार घट गया. संकुचन का अर्थ हुआ इसका आकार घट गया. नहीं, संकुचन मीन्स इट्स साइज रिड्यूसेस. सो कैन यू राइट दिस? समय के साथ. सो विथ टाइम its temperature decreases. With time its temperature decreases and due to this its size also decreases. ठीक है. नाउ तो इसका आकार जब घटेगा बेटा, तो भौतिकी में एक सिद्धांत है जिसको ना कोणीय संवेग कहते हैं. कोणीय संवेग कहते हैं. तो इसके परिणाम स्वरूप संकुचन जब होगा बेटा, तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा कि इसका घूर्णन बढ़ जाएगा. घूर्णन बढ़ जाएगा, संकुचन बढ़ जाएगा, घूर्णन बढ़ जाएगा. सो रोटेशन, दिस विल इंक्रीज इट्स रोटेशन. एक सिद्धांत है, साइड नोट में उसको समझ लो जल्दी से. कोणीय संवेग का सिद्धांत है, संरक्षण का सिद्धांत. साइड नोट में कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत. कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. साइड नोट में आपको थोड़ा सा समझना है. कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कोणीय नहीं, संवेग संरक्षण का सिद्धांत. मान लीजिए बेटा कोई वस्तु है, ये अक्ष है,
और ये वस्तु यहाँ पे है, इसका द्रव्यमान m है, ये अक्ष के चारों ओर ऐसे चक्कर लगा रही है ना, ऐसे इस अक्ष के, ये घूर्णन अक्ष है, घूर्णन अक्ष है, ठीक है, घूर्णन अक्ष है। तो इसका जो कोणीय संवेग है वो कहता है कि एंगुलर मोमेंटम, इसका कोणीय संवेग हमेशा संरक्षित रहेगा। उसके लिए इन्होंने एक फिजिक्स में इक्वेशन दिया जाता है कि आई ओमेगा रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है बेटा। तो आई क्या है, आई ये अगर दूरी केंद्र से आर है और एम है तो आई का मान बराबर होता है एम आर स्क्वायर, मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। और ओमेगा क्या है, स्पीड ऑफ रोटेशन, ओमेगा ये है घूर्णन गति, स्पीड ऑफ रोटेशन। एक ये छोटा सा समीकरण आपको याद करने की आवश्यकता है अगर आप संवेग संरक्षण समझना चाहते हैं कि आई ओमेगा कांस्टेंट रहता है। आई का मान कितना हो गया मैंने बताया, अगर ये दूरी आर है तो एम आर स्क्वायर ओमेगा इज कांस्टेंट, एम आर स्क्वायर ओमेगा इज कांस्टेंट। अब देखिए अगर आप का आई ओमेगा कांस्टेंट है तो आई का आकार, अगर आई का मान कम होता है तो अगर आई कम होता है तो ओमेगा को क्या होना होगा बढ़ना होगा, तभी उसका प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। तो एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। तो ये जो आकार छोटा हो रहा है ना बेटा, ये वस्तुतः क्या हो रहा है, इसके आई का मान जिसका क्या होता है एम आर स्क्वायर, इसका मान घटता है। तो जब इसका मान घटेगा तो कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या बोलेगा बेटा, ओमेगा बढ़ जाएगा, ओमेगा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आकार घटने से एम भी घटेगा, ये जो डिस्टेंस है वो घट जाएगा, मास तो वही रहेगा, तो डिस्टेंस घटेगा तो आई घटेगा, ठीक है। आकार छोटा होने से वस्तुतः ये तो स्थिर है, ये द्रव्यमान है, इसमें कमी आती है, आर रेडियस उसका कम हो जाता है, जिससे कि ओवरऑल आई कम होता है, और आई कम आकार कम होगा तो घूर्णन बढ़ जाता है। तो ये एक छोटा सा आपके लिए एक्सप्लेनेशन है कि क्यों इसका घूर्णन बढ़ गया। तो ये वाली बात, और इमानुएल कांट, यहाँ पे देखिए इमानुएल कांट ने क्या कहा कि जब ये हॉट होता है, हॉट हो जाता है तो इसका और ऊष्मा बढ़ जाता है, माने इसके तापमान में जब वृद्धि होती है, तापमान बढ़ेगा तो इसके आकार में क्या होगा बेटा बताइए, इसका आकार क्या होगा, बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा। तो आकार जब बढ़ेगा तो इसका अर्थ अभी हमने आपको बताया आई बढ़ेगा तो ओमेगा को क्या होगा, कम होगा। यही इसने गलती की, इनके अनुसार ये क्या है कि तापमान बढ़ने से इसका घूर्णन बढ़ गया। तो आप बताओ बेटा, तापमान बढ़ने से घूर्णन बढ़ेगा या घटेगा, घटेगा, तापमान बढ़ाने से घूर्णन घटेगा। तो ये जो भौतिक से मैच नहीं खाता है इमानुएल कैंट साहब का सिद्धांत, जबकि लैप्लास का सिद्धांत भौतिक के सिद्धांत से मैच हो गया, ठीक है। तो ये ड्रॉबैक है किसका, ये जो मैंने बताया ये कमी है, किसकी कमी है बेटा, कमी थी कांट के सिद्धांत की, कांट में ये कमी थी। कांट ने क्या कहा, फिर से सुनो, तापमान जब बढ़ेगा तो आकार बढ़ेगा, और तब उसने कह दिया कि घूर्णन भी बढ़ेगा। लेकिन आकार बढ़ने से फिजिक्स क्या बोलता है बेटा कि आकार बढ़ेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा, और जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा तो ओमेगा कम होगा, क्योंकि कोणीय संवेग संरक्षण के अनुसार क्या होना चाहिए, आई ओमेगा कांस्टेंट होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। तो कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन कांट महोदय का सिद्धांत नहीं करता है।
जबकि लैपलास का कर्ता है। इसीलिए कहते हैं कि लैपलास का सिद्धांत कांट के सिद्धांत की कमी को दूर करने का ही एक प्रयास है। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल ठीक है, आकार घटा तो आई मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको जड़त्व आघूर्ण बोलते हैं हिंदी में, आई को बोलते हैं जड़त्व आघूर्ण, इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मान जब बढ़ेगा तो अपने आप जो घूर्णन गति है कम होगा, जब इसका मान कम होगा तो घूर्णन अपने आप बढ़ जाएगा। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो यहाँ पे एक नोट में हम लोग इस बात को डाल सकते हैं, नोट ना। तो थ्योरी ऑफ एंगुलर मोमेंटम कहता है कि आई इंटू ओमेगा क्या होना चाहिए बेटा? कांस्टेंट होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, ठीक है। आई ओमेगा कांस्टेंट होना चाहिए। ये है कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत, कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ एंगुलर मोमेंटम, थ्योरी ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब यहाँ पे दो बात है। तो कांट ने क्या कहा? कांट के अनुसार, कांट के अनुसार क्या था बेटा कि ऊष्मा बढ़ी, तो जब ऊष्मा बढ़ेगी तो अपने आप क्या होगा बेटा? उसका आकार बढ़ेगा। जब आकार बढ़ेगा तो अपने आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा तो उन्होंने यहीं पे गलती कर दी। फिजिक्स क्या कहता है कि जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा तो ये कम होगा। इन्होंने यहीं पे गलती की और उन्होंने कहा क्या बेटा? आकार बढ़ रहा है तो इन्होंने कहा कि घूर्णन भी बढ़ रहा है। बस यही मतभेद हो गया फिजिक्स और उनके सिद्धांत में, यहीं पे मिसमैच है। होना चाहिए ये, उन्होंने कहा घूर्णन भी बढ़ रहा है, होना चाहिए घूर्णन घट रहा है। तो देयर इज अ मिसमैच, यहीं पे उनकी अवधारणा गलत है। तो ये गलत था। इसको ठीक किया लैपलास ने। लैपलास ने क्या कहा बेटा? हाँ, लैपलास ने क्या कहा कि वो गर्म नेबुला था लेकिन धीरे धीरे ठंडा होने लगा, तो तापमान में कमी हुई। तापमान में कमी से क्या होगा? संकुचन होगा। संकुचन हुआ, जब संकुचन होगा तो क्या होगा बेटा? बताइए। जब संकुचन होगा तो क्या होगा? जब संकुचन हुआ तो इसका आकार कम होगा। जो ही आकार कम हुआ इसका अर्थ है इसका आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हुआ। तो फिजिक्स यहाँ बता रहा है कि आई कम होता है तो ओमेगा बढ़ जाता है। तो ये मैच हो गया, परफेक्ट मैच, ये फिजिक्स के साथ मैच हो गया। ये मिसमैच है यहाँ पे, मिसमैच, एंड दिस इज मैच। तो ये सही है और उनकी अवधारणा गलत है। तो ये ठीक किया किसने? अब घूर्णन अधिक होगा, इसके आगे का बात बिल्कुल उसी तरह का है। फिर आगे क्या हुआ बेटा? तो घूर्णन जब बढ़ गया घूर्णन तेज हो गया, घूर्णन जब और बढ़ गया तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ ना? रोटेशन इंक्रीजेस। तो इसने क्या किया बेटा? अब जो बात उन्होंने बोली थी कांट ने, वो भी यहाँ पे सही होने वाला है
कि जो बाह्य बल है, अपकेंद्रीय बल का मान अधिक हो गया अभिकेंद्रीय बल से। सो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, द वैल्यू ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ना इज मोर देन, नहीं, उसको बांधने वाला फोर्स था ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इन्होंने यहाँ भी परिवर्तन किया कि इसको ना अधिक बनाया किसकी से बेटा, गुरुत्वाकर्षणीय बल से, गुरुत्वाकर्षणीय बल, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स became more than gravitational force। वहाँ पे उन्होंने अभिकेंद्रीय बल की बात कर दी थी। अब देखिए, ये नेबुला के पार्टिकल्स हैं, कण हैं नेबुला में, ये ठोस है और ये नेबुला है मान लीजिए, तो इसके पार्टिकल्स हैं, ये आपस में एक दूसरे से कैसे बंधे हुए हैं ग्रेविटेशनल फोर्स जो उनको बांधे हुए है, लेकिन जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो बाहर की ओर लगता है, ये है आपका ना सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो बाहर की ओर है, अंदर की जो है गुरुत्वाकर्षण का बल है जिससे वो बंधा हुआ है, तो बाहर वाला फोर्स अधिक होगा। तो इसमें इसने क्या कहा कि एक छल्ला इसका इस तरह का निकला, एक छल्ला जो किनारे पे पतला था, बीच में मोटा था, तो यहाँ से जो ग्रह बने होंगे बेटा वो अधिक आकार वाले बने होंगे, और इस तरह से एक ही छल्ला बाहर आया, एक छल्ला निकला और इसका आकार सिगार की तरह था। जो ही ये बाहर आया फिर इसी से ना ग्रह सब बने, कुछ ये वाला ग्रह बड़ा बना ठंडा होके, ये वाला छोटा बना, फिर ये छोटा, ऐसे। तो ये ग्रहों के आकार की भी व्याख्या करता है लैप्लास का सिद्धांत, ये ग्रहों के आकार की व्याख्या करता है लैप्लास का सिद्धांत, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो क्या डिफरेंस हो गया, एक डिफरेंस तो आपने देखा संवेग संरक्षण के सिद्धांत में था, दूसरा डिफरेंस यहाँ हो गया कि उन्होंने ये बात भी ठीक कही थी, ठीक है ना। सेंट्रीपिटल फोर्स की जगह उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स की बात की, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की बात की थी, और ये बिल्कुल ठीक है, ये ठीक है। जबकि पीछे कांट ने जब यहाँ भी केंद्रीय बल बोल दिया था, तो अभी केंद्रीय बल और ना अब केंद्रीय बल की बात की थी कांट ने, इन्होंने बात की अब केंद्रीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल की, अब केंद्रीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल की। तो ये एक स्पष्ट अंतर है उनके और कांट के सिद्धांत में। और तीसरा अंतर क्या है बेटा, कांट ने बोला कि ये अपने आप छोटे छोटे छल्ले निकले थे, उन्होंने बोला एक ही छल्ला, only one strip is taken out because of excess centrifugal force, and from this strip the rest of the planets, ना these are planets, ये क्या है बेटा, planets बना, planets and satellites were formed from these, ठीक है। तो ये सिद्धांत था निहारिका का सिद्धांत, नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लैप्लास। कांट से इसमें काफ़ी परिवर्तन हुआ है और आप उसको समझ गए होंगे ऐसा मेरा विश्वास है। तो सिलेबस में आपके टीजीटी के सिलेबस में यही आपको दिया गया था, टीजीटी के सिलेबस में यही आपको दिया गया था कि निहारिका का सिद्धांत, लेकिन हम लोग इसके पीछे के भी सिद्धांत किए हैं, कुछ हम लोग लिस्टिंग भी करेंगे ना, बाइनरी हाइपोथेसिस और
दूसरे सिद्धांत को। तो एक बार हम फिर से आपको बताएं कि जो लास्ट में आप एक रिमार्क्स दे सकते हैं। रिमार्क्स क्या होता है बेटा? रिमार्क्स क्या है कि लाप्लास का सिद्धांत मूलतः कांट की कमियों को दूर करने की चेष्टा थी। और 3 जगह हमने आपको बताया कि कहाँ पर कांट का सिद्धांत ना लैप्लास के सिद्धांत से अलग हुआ। सो लैप्लास hypothesis was basically to wipe out shortcomings of Kant's hypothesis, Kant hypothesis। ठीक है, कांट के सिद्धांत में कोणीय संवेग का सिद्धांत का अनुसरण नहीं होता है, इनके सिद्धांत में होता है। कांट के सिद्धांत में कोणीय, मैं फिर से बोलूं, कोणीय संरक्षण के सिद्धांत का अनुसरण नहीं हुआ, इनमें हुआ, लाप्लास में हुआ। सो इन लाप्लास हाइपोथेसिस आप लिख सकते हैं द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम was remained valid which was invalid in Kant's hypothesis। तो कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत की बात कीजिए आप, कोणीय संवेग संरक्षण मैंने बताया आपको डिटेल्स में कि क्यों नहीं हुआ, पूरा फिजिक्स समझाया उसके पीछे। तो एक बात ये थी। दूसरा कि इन्होंने बोला एक ही छल्ला निकला, एक ही छल्ला, सो सिंगल स्ट्रिप ऑफ सिगार शेप्ड, ठीक है, एक ही छल्ला निकला। उन्होंने बोला अलग अलग छल्ले निकले। और तीसरी बात क्या है बेटा कि थर्ड डिफरेंस कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज मोर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये 3 बात थी। और इन्होंने ये भी बताया कि जो अंदर में सॉलिड पदार्थ था ये वाला, तो बाहर वाला सब अब केंद्रीय बल से हट गए, अब केंद्रीय बल ने सबको हटा दिया और अंत में जो ये सॉलिड बच गया, ये इससे क्या बन गया, हमारा सन बन गया। अंत से क्या बन गया, सन बन गया। तो ये बात कांट ने भी कही, ये बात इन्होंने भी कही। तो ये था आपका नेबुलर हाइपोथेसिस सिद्धांत। एक लिस्ट और मैं दूंगा इन उत्पत्ति सिद्धांतों को, क्योंकि पीछे से हमने इनको कवर कर लिया, अब आगे से भी इनको कवर करने की आवश्यकता है, जिससे कि आपका प्रश्न छूटे नहीं। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके प्रश्न को भी डिस्कस करेंगे, कुछ अन्य सिद्धांतों की भी चर्चा करेंगे, जो बाइनरी हाइपोथेसिस सब है, द्वितारक सिद्धांत जिनको कहते हैं, जैसे रसल का सिद्धांत है, लिटलेटन का सिद्धांत है, ये सब हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए, हैव अ गुड डे। फिर अगली कक्षा में आपसे मुलाकात होगी। Okay, so bye, see you on my next day class, ठीक है। तो ये था टेट, अब शुरू होगा JPSC नहीं, फ्लूवियल साइकिल एक बार तुम लोग रिवाइज करो बेटा जल्दी से। अच्छा, मेरे को जाना है जल्दी, तुम लोग को फटाफट पढ़ा दें।
शुरू करें।